अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया और स्पेशली व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम के क्लिप्स आप सोशल मीडिया पर जरूर देखा करें, हमारे फेसबुक फ़ैन पेज पर जो कि सिटी 41 है और यूट्यूब पर भी जो हमारा अपना चैनल है दैट इज़ सिटी 41। सो क्लिप्स वहाँ पर देखा करें, शेयर किया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ख़वातीन हज़रात, मौसम में तब्दीली की बात बारहा हो रही है और तकरीबन सभी इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन एंगल्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हर उस पहलू पर बात करने की कोशिश की जा रही है जहां पर इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात पड़े और उस पहलू पर बाकायदा बात हो रही है और उसको सामने लाया जा रहा है। आज हम भी थोड़ा सीजनल बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हीट वेव और हीट स्ट्रोक का बहुत दौर दौरा है, गर्मी शदीद होती चली जा रही है, हवा के अंदर आपको लू महसूस होना शुरू हो गई है। गो के अभी मई शुरू होना है, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स फील्स लाइक ये मई जून शुरू हो चुका हुआ है। तो ये मौसम तब्दीली सेहत के ऊपर किस कदर असरअंदाज है इस वक्त, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें ओवरऑल, बाकी चीज़ों पे तो हम डिस्कस करते हैं खुराक पर और खुराक से रेलिवेंट जितना फूड है उसके ऊपर तो इसके असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इंसानी सेहत पे भी अपने असरात छोड़ रहे हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे फूड एंड डाइट्स हैं जिस पर आज के रूमर चल रहा है कि वो आप खाएँ तो वो मुज़र सेहत है, जो हम अज़लों से खाते आ रहे हैं। कभी हमने उस पर नोटिस नहीं किया, कभी हमने उस पर उसको उस तरह से फील नहीं किया कि क्या वाकई में इसे खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है या आप की सेहत पर इसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं। आज इस पर बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम डायटिशियंस भी लेंगे, फूड एक्सपर्ट्स भी लेंगे और हम डॉक्टर हज़रात भी लेंगे, ताकि उनसे बैठ कर बात की जाए, दोनों पहलुओं पर बात की जाए। फूड कितना हमारे लिए नुकसानदेह, कौन सा फूड है जिसकी आज हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और अगर उसको आपने इंटेक करना है तो इंटेक किस तरह से करना है कि वो आपके लिए मुझे सेहत ना हो बल्कि फ़ायदेमंद हो। सही, ये बात करेंगे डाइटिशियन से। और फिर डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि जो आजकल का सीजनल चेंज है ह्यूमन बॉडी पे, उससे किस तरह से अपने आप को सेफ रखा जाए। और जो पेट के अमराज हैं या जो स्टमक के इश्यूज़ आजकल हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं, जो कि अमूमन पहले नहीं थे, इस साल हमें ज़्यादा महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके पेशेंट्स हमें ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सो आइए इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, चीज़ें आपके सामने लाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में आप अपनी सेहत के अंदर तब्दीली ला पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आज के प्रोग्राम की वसात से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उससे आप अपनी सेहत पर काफ़ी अच्छी तब्दीली और मुस्बत तब्दीली ला पाएंगे, खुराक के थ्रू, फूड के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जिस तरह से हीट वेव, हीट स्ट्रोक इस टाइम पूरे पंजाब के अंदर है, लाइक वी आर फेसिंग द सिम्टम्स एज वेल। लोग इसमें परेशान भी हो रहे हैं और ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट चेंज भी इसके पीछे रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे रीज़न है, और जो सीज़न की तब्दीली है वो तो है ही। खुराक का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है सेहत को बेहतर रखने में। हम बारहा इस पर बात करते हैं, लेकिन आज एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारी बात का, क्योंकि हीट वेव, हीट स्ट्रोक के साथ साथ कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें हैं, खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आजकल रूमर है, बात हो रहा है कि वो सेहत के लिए मुज़र हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हीट वेव, हीट स्ट्रोक, डेफिनेटली आपने इस पर बहुत बार बात की होगी, आजकल सीज़न है सो हर बंदा इस पर बात कर रहा है, हम भी थोड़ा इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। अब बताइए, हीट स्ट्रोक और हीट वेव का लग जाना, दोनों में जो जिस्मानी असरात होते हैं सेहत पर, वो कौन से फील होते हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट एज ग्रुप में जो सिम्टम्स है ना वो डिफरेंट तरीके से आते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मोस्टली ये कि रात को बुखार होना शुरू हो जाता है आजकल ना, उनको नाइट टाइम जो है वो फीवर के साथ सिम्टम्स आते हैं। सही है। इसके साथ जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो हीट स्ट्रोक का मसला आ रहा है, उनको सांस का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओल्ड एज है उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा सांस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। अक्सर से जो है वो उनका सांस बहुत ज़्यादा जो है या तो नहीं आ रहा या बहुत तेज़ सांस आ रहा है। इसके साथ साथ जो यंग एस्थमा के पेशेंट्स को भी आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हीट वेव का इफेक्ट डायरेक्टली सांस पे भी हो सकता है। इसमें जो है डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के हवाले से। जो बच्चे हैं उनमें जो मोस्टली सिम्टम्स आते हैं, उनको नाइट टाइम फीवर हो रहा है। जैसे स्कूल से बच्चे आए हैं, उनको हीट वेव लगी है तो रात को, शाम को वो बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, उनको थकावट होगी बहुत ज़्यादा और रात को उनको फीवर हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, डिहाइड्रेशन
की वजह से उनको सांस का भी मसला आ सकता है कि उनके सांस में प्रॉब्लम आ सकती है, वो अस्थमा की वजह से भी आ सकती है, वो वैसे भी हीट स्ट्रोक की एक फॉर्म है। की जब हम बात करते हैं, मैं अगर अपना पर्सनल फील, क्योंकि जो आप खुद से फील कर रहे हैं आई गेस वो नॉर्मल सभी महसूस कर रहे होते हैं। तो मुझे इसमें आप भी अपनी भी लॉजिकल बात कीजिए। इसमें मुझे फील हो रहा है कि मैं पानी जितना भी पी रहा हूँ, हाँ जी, मुझे लग रहा है मैंने पानी कम पिया है। इस वजह वो से डिहाइड्रेशन महसूस हो रही है, हाँ जी, होंठों का खुश्क होना, मुंह का खुश्क होना, हाँ ये जी, हो रहा है ऐसा क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, पसीना आता है। जैसे ही हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी में से बहुत सारे नमकियात जो हैं वो खारिज हो रहे होते हैं। जब हमारे नमकियात जाते हैं तो वो उसी वजह से तो आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, नमकियात कम हो रहे होते हैं बॉडी में, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ख़राब होता है। इसकी वजह से जो यंग लोग हैं, जैसे आप जिस कैटेगरी में आ जाते हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो सिम्टम आते हैं वो यही कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हाँ उसमें मोस्टली, और डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो इस वजह से क्योंकि है जो उनमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इसके साथ साथ ये जो चक्कर आने हैं, ये जो दिल घबराना है, उसमें डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स जो है वो आ सकते हैं। ब्रेक जाने जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल आते हैं जो कि हम इस सब्जा से करेंगे। हमारे साथ ओके खबरें हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात हम बारहा मुख्तलिफ पॉइंट्स पर करते हैं, अब ये इंसानी सेहत पे कितना असरअंदाज हो रहा है? क्योंकि हम देखें काश्तकारी पे बात करते हैं, हम फूड सप्लीमेंट्स पे बात करते हैं, हम फ्रूट या वेजिटेबल्स पे बात करते हैं कि इनकी जो काश्तकारी है उसमें इश्यूज़ हैं, और इनकी मेकिंग में कुछ, जैसे कि हमने गंदम पे बात की पिछले दिनों में, कि इतनी वार्मिंग पहले ही हो गई है कि जिस सिट्टे ने बाद में पकना था वो पहले ही पक गया, ठीक है ना, वो उसको प्री हीट मिल चुकी है पहले। तो इंसानी जिस्म पे ये किस तरह से असरात कर रहा है? मेरा ख्याल है कि हर तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। हीट, एयर पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो वायरस अटैक, वो वाली इन्फेक्शन जो जून जुलाई में होती थी, आजकल मार्च अप्रैल में होना शुरू हो गई है। एयर पोल्यूशन की वजह से आपने देखा है, जो हमने पिछले दिनों सबसे ज़्यादा स्मोक का मसला आ गया है, कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे जब हम छोटे थे कि स्मोक क्या होती है। हमें तो वही वाली धुंध का पता होता था जो जनवरी फरवरी में आती थी। और इसी तरह जब स्टार्ट में स्मोक आनी शुरू हुई तो हम सुबह उठ के जर्सियाँ पहन लेते होते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। हमें लगता था एकदम से ये स्मोक है। और सबसे ज़्यादा जो सांस का मसला पेशेंट्स को आना शुरू हुआ है, जितने ज़्यादा जो हैं वो सांस के मसाइल, इसकी वजह से दिल की बीमारियाँ तक आ गई हैं। और इसी तरह ह्यूमन हेल्थ पे मेरा ख्याल है कि जब बार बार इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं, वायरल अटैक्स आते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल आप देखें जैसे फ्रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले जब हम छोटे होते थे, गर्मियाँ आती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तब वाटरमेलन आता था ना, पापा तरबूज लेके आते थे, या फरवरी के लास्ट में आ गया था, इस दफ़ा तो रमज़ान में आ गया था, लेकिन मैंगो नहीं आया अभी तक, वो लेट है। और इसी तरह जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आप देखें कि मार्च के स्टार्ट में आती थी, अप्रैल के एंड तक स्ट्रॉबेरीज रहती थी। अब फरवरी के स्टार्ट में जो है वो स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, और मार्च के मतलब मिड में जाके वो स्ट्रॉबेरीज अंदर से गलना शुरू हो जाती हैं। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दिनों में इसके बारे में लोगों ने बात भी बहुत की कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो इसलिए ठीक नहीं होती है। जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आजकल पड़े हुए हैं बाहर, इतने बड़े ढेर लगे हुए हैं। वो जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे फूड के अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर आता है, तो दो बैक्टीरिया होते हैं, एक को हम साल्मोनेला कहते हैं, एक को हम लिस्टेरिया बैक्टीरिया कहते हैं। ये हीट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा साल्मोनेला और लिस्टेरिया एक्टिव हो जाता है, जिसको खाने की वजह से जो है वो बार पेट खराब होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ रीजन जो कि स्टमक इश्यूज का मेन रीजन बनता है, और उसकी वजह से जो डायरिया और हैजे की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और ये पेट दर्द की जितने भी अमराज जो लोगों को आमतौर पे आजकल महसूस हो रहे हैं बैठे बैठाई, वो आपके खाने पीने का ही मेन इसी वजह से, क्योंकि हीट जैसे बाहर वैसे ही फूड पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी में उसको वो बेचारे कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो वैसे ही वो हीट वाली चीज़ है, उसको लेके आ जाते हैं, और उसमें वो बैक्टीरिया एक्टिव होता है। वेट नहीं करते ठंडे होने का, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्रोग्राम का जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुख्तलिफ फूड है जिस पर लोगों ने एतराज़ात खड़े किए हैं कि ये खाने या पीने के लिए ठीक नहीं है। हम बात करते हैं राइस के हवाले से। चावल हम बहुत शौक से खाते हैं, सारा ज़माना शौक से खाता है, बिरयानी हो, पुलाव हो, या चावल की कोई भी आइटम हो, हम सब बड़े शौक से खाते हैं और चावल के शौकीन लोग हैं। चावल के बारे में आजकल ये रूमर है कि चावल सेहत के लिए अब अच्छा नहीं है, और पहले तो ये मुझे बताइए कि ऐसा क्या पॉसिबल है, और अगर है तो क्यों है?
अच्छा देखिए, हर फूड आप किस तरह से खाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। Okay. चावल सेहत के लिए बुरा नहीं है, लेकिन आप उसको किस तरह से खाते हैं वो डिपेंड करता है ना। हमारे यहाँ जैसे चावल है, आप चावल को जैसे बिरयानियाँ कह रही हैं, उसमें इतना ज़्यादा आप पहले ऑयल ऐड करेंगे, उसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के इतने सारे मसाले ऐड करेंगे, वो मुज़रे सेहत हैं। चावलों का कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह अगर आप पुलाव की बात करते हैं जो आप बाहर से खाएंगे या जिसमें बिला वजह का फैट या बिला वजह के आर्टिफिशियल मसाले डाले हुए हैं, वो पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है। यानी होममेड ठीक है, होममेड इज़ फाइन। और वो नहीं कि अब मैं कह दूं होममेड और सारे बच्चे जाके कि अम्मी बिरयानी पका दो, बिरयानी पका दो। नॉट ऑन द डेली बेसिस। चावल बहुत अच्छा सोर्स है प्रीबियोटिक्स का। चावल को मतलब ओवरनाइट अगर हम सोक करके रखते हैं, कुछ इसमें फर्मेंटेड डिशेस बनती हैं, हम उसको कांजी कहते हैं, कुछ उसके पानी का भी इस्तेमाल होता है। प्रोबियोटिक्स हमारी उससे जो है वो फूड बनती है जो कि गट फ्रेंडली होती है। लेकिन वो हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। कोई सादे उबले चावल तो हमारे बच्चे, हाँ मतलब बहुत सारी फर्मेंटेड फूड्स तैयार की जाती हैं जो कि बाहर वाले कंट्रीज में बड़ी महंगी बेची जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमारे बच्चों को भी सादा उबले चावल जैसे बहुत सारे दे के देख ले, वो नहीं खाते। हमारे यहाँ चावलों का मतलब यही बात करूं, मैं तो दूध चावल बहुत शौक से खाता हूं। अच्छा, वो भी आप दूध के साथ खाते हैं ना, राइस खाते। चलिए वो एक अच्छा सोर्स है, आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। चावलों को अगर आप दाल के साथ प्रोटीन के साथ देते हैं या तो वो कॉम्बिनेशन पर बन जाता है। इसी तरह बिरयानी के साथ भी वो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मसला मेकिंग में आ जाता है कि हाउ डू यू मेक इट। अगर आप डेली बेसिस पे भी चावल खाना चाहते हैं, आप घर पे पका के खाएं, लेकिन उसमें स्पाइसेस जो हैं मसाले घर के इस्तेमाल करें, घी अच्छा वाला इस्तेमाल करें। अगर आपके बच्चे इस हिसाब से मतलब इस बहाने से सब्जियां खा लेते हैं तो सब्जियों वाले चावल आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। वेजिटेबल पुलाव भी घरों में बनता है। अच्छा, ये जो हम मुख्तलिफ किस्म के जो सॉसेजेस होते हैं, हम दही रायता ये जो चीज़ें हम बड़े शौक से खाते हैं, और कई आजकल तो मैंने ये भी ट्रेंड देखा है डॉक्टर साहब के जो चाट मसाला है, हाँ जी, ये स्पेशली दही के अंदर, स्पेशली रायते के अंदर, स्पेशली जो खाने पीने की रूटीन डेली की घर में बनने वाली है जस्ट टू क्रिएट अ टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। देखिए मसला वो भी हमारे एंड पे है, हम खुद वो चीज़ें खाते हैं, हमारे घर में वही अडेप्टेशन होती है। आप लोग जो है ना, खाने का जो टेस्ट है ना वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर उस चीज़ को छोड़ देना और फूड की उसके जो बाद वो इक्वली है बस फूड के बेनिफिट्स हैं। जैसे हमारे बच्चे जब मैंने ग्रो किए हैं, मेरी बेटियाँ मेरे बेटे, हमने उनको उस फूड का बेनिफिट बताया है। अक्सर ये बहुत सारी सब्जियां, बड़ी अच्छी सब्जियां, उन पे मीम्स बनी हुई होती हैं, हमारे बच्चों को कोई सुनाए तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये क्यों इस चीज़ को ऐसे कहते हैं, ये तो इतनी अच्छी है। ये हमारी अपनी साइकी है। ये जो चाट मसाला वगैरह, ये जितने भी मसाले हैं, जितने भी डिब्बे वाले मसाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा MSG मौजूद होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। स्पेशली पैकेज फूड में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे जो हैं वो पैकेट नूडल आते हैं, उसमें MSG बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है इसमें स्पेसिफिकली जो फ्लेवर इन्हांसर्स होते हैं वो इस तरह के डाले हुए, अगर आपका बच्चा उन मसालों पे लग गया ना, वो दोबारा आपको उसी फूड के लिए क्रेव करेगा। वो शिफ्ट नहीं होगा, वो शिफ्ट नहीं होता, वो हेल्दी फूड नहीं खाएगा, वो और कोई ऑप्शन नहीं लेगा। और माएँ बेचारियों ने तो अपना टाइम बचाना है, उन्होंने तो सोशल मीडिया देखना है, उन्होंने ड्रामे देखने हैं सारा दिन, तो उन्होंने कहना है चलो बस खा रहा है बच्चा, जो खा रहा है वो उसको दे। अच्छा, आजकल मैंने देखा है डाइट पे भी, जैसे कभी अब आपने बात की है तो चलो इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं कि आजकल की माएँ या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की डाइट पर वो ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चों में ना वो कुव्वत मुदाफ़ियत हो रही है, ना उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो हमारे दौर में बच्चों में भाग दौड़, ऊपर नीचे छतों पे चढ़ गए, नीचे छलांगे मार दी और हड्डियां मजबूत होती थी। आजकल के बच्चों को हल्की सी ठोकर उनको फ्रैक्चर हो गया, उंगली टूट गई, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि अब माएँ डाइट का ख्याल ज़्यादा रखती है लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं देती। मम्मा कहती हैं, जैसे हमारे दौर में मम्मा से मैं पूछती हूँ, वो कहती हैं हमने आपको रोटी करने वाला खिलाया था, हमने आपको इस तरह के फूड्स खिलाए थे, या स्पेसिफिकली बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे लिए स्पेशल फूड बनता था। अब मेरे बच्चे, उनको हमने 2 साल तक खुद से फूड बना के उनका अलहदा खाना बना के खिलाया। और मुझे नहीं लगता हमें कभी इतना प्रोटोकॉल मिला होगा। हमें वही जो स्टार्टिंग में हम विनिंग करते थे, डाइट टाइप अच्छी नहीं है। हर चीज़ तो पैकिंग वाली है, हर चीज़ तो पैकिंग वाली है, प्योर फूड नहीं ना बच्चों को खिलाया जाता। वो बच्चे कुछ स्पेसिफिक डब्बे वाली चीज़ें हैं, जब खाना स्टार्ट करते हैं उनको वो चीज़ें खिलाई जाती हैं। इस वजह से इम्यूनिटी कम है, रोटियां नहीं खाते बच्चे, शोरबे नहीं खाते। आप यकीन करें, पेशेंट्स आते हैं 3-3 साल के बच्चे आते हैं, जब अंदर हमारे पास OPD में इतने बड़ी बड़ी फीडर्स की बॉटल्स बच्चों ने पकड़ी होती हैं और माएँ कहती हैं ये तो नहीं खाता,
ये कुछ खाता ही नहीं, फिर हम क्या करें। और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा बच्चों के लिए हरगिज़ नहीं है, उनका ये क्लेम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए, 6 माह के बच्चे तक, उसके बाद उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए हर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। आपको पता है बच्चा कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा होता है। हम दोनों अब बैठे हैं, क्या कभी आपने किसी बच्चे को 15 मिनट ऐसे बैठे देखा है? बच्चे तो किसी टाइम भी बैठते ही नहीं है, कोई ना कोई उनकी, या वो सिर्फ उतनी देर बैठते हैं जितनी देर वो मोबाइल देखते हैं, जितनी देर वो स्क्रीन देखते हैं, अदरवाइज बच्चे बैठते नहीं है। उनकी डिमांड न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा है हमसे, उनको वो पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जो चीज़ें उनको खिलाई जाती है उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है। क्या नूडल्स ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे नूडल्स का बहुत ज़्यादा इजहार भी करते हैं, इजी टू मेक है, और घर में माएँ अगर मसरूफ हो तो माएँ कह देती जाओ जाकर नूडल्स बना लो। मैं आपको बताती हूँ अमेरिका की, तो क्या आप मुझे बताएं, नूडल सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है अमेरिका में, उन्होंने बच्चों को स्पेसिफिकली वो नूडल्स खिलाए, और जब इसको चेक किया तो ये इतने घंटों के बाद भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही पड़े हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो हमें हजम होती है, हमारी खुराक जो आते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, लेकिन इसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। ऐसे के ऐसे ही जो खाए हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे ही चले गए। मैक्सिमम इससे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है, और इसमें इतना ज़्यादा मोनोसोडियम, जो जिसे हम MSG कहते हैं, वो आम जुबान में वो मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा अंतड़ियों की बीमारियां, अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता अंतड़ियों के कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा है। और इन नूडल्स में जो फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, ये स्पेसिफिकली जाके बच्चों के ब्रेन का एक पार्ट है उसको अटैक करते हैं। वो जो डाले जाते हैं, जो उसके अंदर स्पेसिफिक एक मसाला डाला जाता है, वो फ्लेवर इन्हांसर है। आप उसके अलावा उबाल के बच्चे को नूडल खिलाएं, घर के मसाले बच्चे कभी नहीं खाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये टेक्निक यूज़ की थी कि जब मेरे बच्चे सब्जी नहीं खाते थे या खिचड़ी नहीं खाते थे, मैं इतना सा नूडल वाला मसाला उस खिचड़ी में डाल के देती, बच्चे भाग भाग के खाते थे। उस मसाले ने मेरी तो स्टार्ट में बड़ी हेल्प की, उसके बाद मैं अडाप्टेशन पे उनको चावलों पे ले आई, रोटी पे ले आई, तो वो स्पेसिफिकली आपके ब्रेन को अटैक करता है वो वाला मसाला। इट्स रियली रियली डेंजरस। मैं तो हमेशा कहूँगी माओ को कि खुदाया अपने बच्चों को नूडल्स ना दें। कहीं वीकेंड्स पे कभी बच्चे मांगते हैं, दिल करता है, बाकी बच्चे खाते हैं, और कहीं आप किसी वीकेंड पे बच्चों को खिला दें, या कोई एक दिन रख लें जिसमें उनको कह दें आप ये करोगे तो आप नूडल्स में once in a week मैं कहूँगी, तो वो भी मतलब कोशिश करेंगे। ये स्कूल से बच्चे भागे दौड़े आते हैं या शाम को अकेडमी से भागे दौड़े आते हैं और माँ कहती है मम्मा हम नूडल बना लें, हाँ जाओ बना लो। मम्मा को आसान है ना असल में, 2 मिनट्स टू मेक है, तो वही आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जो है सबसे पहले इंस्टेंट आए हैं तो फलों पे लगाएं। आजकल अल्लाह मियाँ ने जो मौसम बनाए हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने भी वही बनाए हुए हैं। आजकल खरबूजा मौजूद है, मेलन जो है उसमें इतना सारा विटामिन सी है। कल मैं देख रही थी आड़ू आए हुए हैं माशाल्लाह से, उसमें इतना सारा विटामिन सी है, फुल ऑफ हाइड्रेशन है। अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा पानी नमकियात हमारे लिए उसमें रखे हुए हैं, वाटरमेलन इतना सारा मौजूद है। आप अपने बच्चों को इन इंस्टेंट फूड्स की आदत डालें जो अल्लाह ताला ने हमें बना के इंस्टेंट दिए हैं, ना कि नूडल्स की आदत ना डालें अपने बच्चों को। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहबा। खबीर रात मल्टीपल चीज़ों पर डिस्कशन, एंड यस जो सीजनल चेंज हैं हमारी इंसानी सेहत पर, उस पर बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें रात मौसम की तब्दीली इंसानी सेहत पर इस बार काफ़ी असरअंदाज हो रही है, क्योंकि गर्मी वक्त से पहले आ गई है। और जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपने देखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है वो स्ट्रेट अवे टू ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है इस वक्त, क्योंकि हम शायद फ़िज़िकली तैयार ही नहीं थे, ना हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ना हमारा जो बनावट है हमारी, या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस किस्म के मौसमी चेंज के मुताबिक नहीं है। अब होगा आहिस्ता आहिस्ता, चैलेंजेस आते जाएंगे ह्यूमन बॉडी को, और हम उनसे कैसे निबर्दाज़मा हो सकते हैं, हम कैसे उनको फेस करेंगे, ये वक्त के साथ साथ हम बेटरमेंट की जानिब जाते रहेंगे। लेकिन जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। अहमद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमें हमेशा वक्त देते हैं, आप MBBS FCPS फैसलाबाद हैं और माशाल्लाह यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और हम हेल्थ से रेलिवेंट जब भी हमें ओपिनियंस चाहिए हो या हमें इस हवाले से डिस्कशन करनी हो तो डॉक्टर साहब से हम हमेशा वक्त लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत शबीयत कैसी है आपकी? आप तो बाहर निकलते नहीं है क्योंकि बाहर तो गर्मी है, आप तो सारा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। बस अल्लाह गर्मी से बचाए। अभी आने वाले वक्त तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी, और आने वाले सालों में जो है जिस तरह आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, तो आपने देखा होगा कि पिछले ओवर मैनी ईयर्स गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से है, फिर
हर घर में जहाँ पहले एक भी एसी नहीं होता था, सारे लोग छतों में सोते थे। जी जी जी। अब हर घर में एक नहीं कई कई एसी लगे हुए हैं, हर कमरे में, हर कमरे में एसी लगा हुआ है। और सोलर ने एसी की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इसकी वजह से जो एसी का एग्जॉस्ट है वो एनवायरमेंटल वार्मिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। यस, यानी वो बढ़ावा कर रहा है। बिल्कुल 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 यस। कर तो रहा है। इसका मतलब है कि जो मल्टीपल रीजंस ग्लोबल वार्मिंग के हो रहे हैं, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हम नाम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एडिशन हो रहा है वो हम दिन नहीं देखते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक तो एसीओ के जो आउटर्स हैं उनकी हीट अलग से है, बारबेक्यू के धुएं अलग से हैं, फिर रक्षों के गाड़ियों के धुएं अलग से हैं, ये सारा ही कहीं ना कहीं इफेक्टिव है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने में। बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। आप देखें कि अगर आप इसको ठंडे कमरे में बैठे हैं तो ये एट द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। आपने अपने कमरे को ठंडा किया हुआ है और इसकी जो गर्मी है वो आप बाहर सड़क पे फेंक रहे हैं। जो बंदा सड़क से गुजर रहा है वो आपकी हीट का मजा चखेगा और फिर उधर से गुजरेगा। और ये हमारा गुजारा है। इसके अलावा भी देखें गर्मी जितनी हो गई है जी, और टेम्परेचर डे बाय डे जैसे इंक्रीज हो रहा है जी, तो जी, ये तो फिर मजबूरी है ह्यूमन बॉडी। जाहिर है अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं जिन लोगों को तो वो तो फिर अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एसी भी लगवाएं या वो कूलर वगैरह भी लें। तो लेकिन इसका फिर हल तो आपके ख्याल से क्या हो सकता है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आती कि जाहिर है फिर अपनी जिस्मानी वो जो ख्वाहिशात हैं उनको तो पूरा करने के लिए मतलब एसी भी लगाते हैं, ठंडक में भी रहते हैं कि यार नहीं भाई जिस्म को ठंडा रखना है। नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। आप देखें घर में जिस रूम के अंदर आपने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ होता है, फ्रिज के अंदर चीज़ें ठंडी हैं लेकिन फ्रिज की बैक साइड पे और आपका किचन कितना गर्म होता है या रूम कितना गर्म होता है। बिल्कुल, और वो फ्रिज ही ने उस रूम को गर्म किया हुआ है। इसी तरह हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हमने अपने कमरों को तो ठंडा किया हुआ है, दिन रात ठंडा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रीट है, आपकी जो बाईपास रोड है, जो साथ वाले दूसरे एनवायरनमेंट में को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसका सलूशन जो है वो एक ही है फ़िलहाल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग। और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आएँ। तो डॉक्टर साहब वैसे तो अब क्योंकि लोगों ने तो 1 इंच भी जो पड़ी थी वो उन्होंने बेचकर वहाँ पर कोई ना कोई मकान दुकान कुछ ना कुछ खड़ा कर लिया, ठीक है। तो क्यारियों की तो अब कॉन्सेप्ट ही बड़े दूर चले गए। पहले तो हमें घरों के बाहर बाग या छोटी छोटी क्यारियाँ नजर आती थी, लोग प्लांट्स लगाते थे, लेकिन अब तो लोग इस तरफ ध्यान देते नहीं। अब तो आप शहर के अंदर आपको बहुत मखसूस जगह जहाँ पे दरख्त नजर आते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को सुपरवाइज करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इंडोर्स करनी चाहिए। जैसे नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन किया, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोग सेंसिटाइज हुए और हेल्थ और इसे अवेयरनेस भी आई कि ये नजायज़ तजावज़ात हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह पौधों का एहतराम, हर बंदा समझता है कि ये दरख्त है, ये मेरी मलकियत है, जब मर्जी काट लूँ। सरकारी जगह के ऊपर जो दरख्त लगे हुए हैं आपके घर के बाहर हैं और सरकारी ज़मीन के ऊपर है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप उन्हें काट नहीं सकते। तो ये अवेयरनेस कैंपेन मीडिया फैलाएगा, आप लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं और गवर्नमेंट को, पब्लिक को आप सेंसिटाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगा, जैसे हीट रोड के ऊपर मुंतकिल हो रही है और मल्टीपल कॉजेज़ हैं उसके हीट को बढ़ाने में, इंसानी जिस्म के ऊपर इसके जो असरात हो रहे हैं, जो डिहाइड्रेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जी। जो डिहाइड्रेशन हो रही है और पानी आप लगातार पीते जा रहे हैं, आप लिक्विड मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका असर थोड़ी देर के लिए रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, हाइड्रेशन जो है ना, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली पूरी होती रहती है अनटिल अनलेस आप इसे इनसेंसिबल वे में आप वाटर लूज़ कर रहे होते हैं। एक तो पेशाब के रास्ते और जिस्म की सिक्रीशन के रास्ते आप पानी को लूज़ कर रहे हैं। रोज़ाना जो पसीना आ रहा है उसमें भी पानी आपका लूज़ हो रहा है। फिर बॉडी के अंदर जो आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें भी पानी यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आप डेली में पेशाब कर रहे हैं उससे आपने 3 या 4 गिलास पानी एक्स्ट्रा लेना है। इससे फिर आपका वाटर बैलेंस ठीक रहेगा। वो जो कहते हैं कि डेली का 3 लीटर 4 लीटर पानी जो हम सुनते हैं, आप इसमें करेक्शन करें कि डेली का कितना कम से कम पानी जो है वो इनटेक समझ लें कि करना ही करना है, वो आपको ज़रूरत लगे या ना लगे। वो एक एडल्ट मैन जो है
उसे दिन में 10 से 12 गिलास पानी जो है वो लेना चाहिए। और ये तकरीबन बन जाता हो तकरीबन 3 लीटर ये तकरीबन बन हाँ जाता है? 3 से 4 लीटर बन जाता है। बन जाता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपके पास मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स आ रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम आजकल आपके पास कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? अभी जो गर्मी बढ़ रही है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन बढ़ रही है, मिसाने की जलन, पेशाब के साथ जलन, इस तरह के इश्यूज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे लूज मोशन है, हैज़ा है, टाइफाइड के इश्यूज और हैं, रूट कॉज कौन सी मिल हेपेटाइटिस रही है है। आपको? रूट कॉज क्या है? वो तो डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट है। जब भी सख्त मौसम आता है, ख़ास तौर पे सख्त गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसमें हैज़ा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जो है ये कॉमन होता है। और इस तरह गुर्दों के मसाइल बढ़ जाते हैं, मसाने के मसाइल बढ़ जाते हैं। और सख्त मौसम में जो दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे जो दिल के मरीज़ हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सख्त मौसम को बियर करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपकी बॉडी के लिए। सही है। चाहे सख्त सर्दियां हों, चाहे सख्त गर्मियां हों, एक्सट्रीम ऑफ वेदर में फालज, दिल के अटैक और नमूनियाज ये जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, एक ब्रेक जाते हैं, वापस आते हैं। कुछ आम सवाल आते हैं जो डॉक्टर साहब से करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ ओके खवातीन हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यानी आज से मैं 15-20 साल या जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों या हमारी फैमिली के कल्चर के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो ऐसा होता था कि जो बाहर से गर्मी में जो शख्स घर आता था, पहले उसको कहते थे कि जी पहले फटाफट जाओ, और कई लोग नहाने के लिए चले जाते थे कि गर्मी में आए फटाफट जी ठंडे पानी के नीचे जाएँ और अपने आप को ठंडा करें। उससे क्या होता था, जो मैंने अपने फैमिली एक्सपीरियंसेस में और इधर भी देखा है कि फेंट हो जाता है इंसान और हवास बाख्ता हो जाता है, उसको अपने सेंसेस में नहीं रहता। क्या आप रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर आप गर्मी में धूप में से बाहर आए हैं और आकर अगर आपकी तबीयत अजीब सी हो रही है तो आप फ़ौरन नहाने चले जाएं? नहीं, इसमें जो टेम्परेचर लोअरिंग है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ऑल ऑफ सडन नहीं होना चाहिए। अगर आप शदीद गर्मी में आए हैं और यकदम आप फिर ठंडे पानी में चले जाते हैं तो इससे या आप नहाने के लिए चले जाएं, हाँ जी बिल्कुल। तो ये बात ठीक है, ग्रेजुअली होना चाहिए। पहले आप बाहर से आए हैं, आप थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठें, पंखे के नीचे बैठें, फिर ग्रेजुअली जो है उसके बाद फिर आप नहा सकते हैं। और अगर आप फेंट फील करें कि आप एकदम नहाएं और उसके बाद आपको लग रहा है कि ओहो मैं, यानी आपको महसूस होता है कि यू आर नॉट इन योर सेंसेस और आप एकदम से अपना बॉडी कंट्रोल खोते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें बेसिकली होता ये है कि जब आप गर्मी में होते हैं ना तो आपकी स्किन वेसल्स जो हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, आपकी रगें जो है फूलना शुरू हो जाती हैं, उसमें से पसीना निकल रहा होता है। लेकिन जब आप सडनली ठंडे पानी के नीचे चले जाते हैं तो आपकी वाजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी तो वो बंद हो जाती है। हाँ, टेम्परेचर बैलेंस जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इससे आप फेंट महसूस कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं होता। अगर आप थोड़ी देर के लिए वापस रूम में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी के 1-2 गिलास पिएं तो उससे आपका बैलेंस जो है वो रीगेन हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको। लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है या उनकी शुगर हाई हो जाती है या दूसरे इश्यूज़ हो जाते हैं बॉडी स्ट्रेस की वजह से, तो फिर वो अपने करीबी डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँ क्योंकि हम थोड़ा हीट वेव और हीट स्ट्रोक के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। रिमोटली जो लोग काम करते हैं, मतलब गाड़ी है, गाड़ी में बैठे एसी ऑन है, बाहर निकले गर्मी है, दफ्तर में गए एसी ऑन है, फिर बाहर निकले गर्मी है, तो ये जो आपका बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन चलता रहता है, ये किस कदर इफेक्टिव है ह्यूमन बॉडी में? हाँ, इसमें एक्सट्रीम से आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी रूम के अंदर आपने बहुत ज़्यादा रूम को ठंडा किया हुआ है और बाहर आप अचानक से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर आप तो गाड़ी में उतरते हैं, बैठते हैं, तो एसी ऑन। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट ना करें, क्योंकि हम आर्टिफिशियली टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। एक तो इकोनॉमिकली भी ये आपके लिए ठीक नहीं है और दूसरा आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी टाइम लगता है। आप गाड़ी में भी एसी चलाएं तो मॉडरेट टेम्परेचर पे चलाएं। इसी तरह आप रूम के अंदर भी आमतौर पे 24-26 पे अगर आप अपने एसी को मेंटेन करते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं।
जस्ट खुद को कंफर्टेबल रखना है। आप बहुत ज़्यादा चिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो, कई लोग तो ग्रिल भी सीधे रखते हैं अपने, ग्रिल भी अपने ऊपर रखे, जैसे हमने भी ग्रिल ऊपर की है हम अभी ऑफिस में, लेकिन ये ग्रिल स्ट्रेट अवे अपने ऊपर रखना, ठंडी हवा का लगातार जिसम पे पड़ते रहना, किस कदर ये डायरेक्ट ब्लो जो है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लो से दूसरे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। आपको ENT से रिलेटेड जैसे साइनोसाइटिस होना शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, रात को पट्ठों में खिंचाव भी इसका रीज़न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्ट ब्लो से अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे रात को थोड़ा सोते हुए टेम्परेचर हाई होता है, आप डायरेक्ट ब्लो लेते हैं AC का, उसके बाद लेटर इन नाइट टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, तो फिर वही डायरेक्ट ब्लो सोए हुए में आपको नज़ला ज़ुकाम कर सकता है, इवन नमूनिया हो जाता है। जो एल्डरली पर्सन होते हैं ना, गर्मियों में नमूनिया होने की एक वजह यही है कि सही रात में ठंड लगती रहती है, फिर ब्लैंकेट ऊपर ले लेते हैं, ये नहीं करते कि AC का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लें। अगर 16 पे किया हुआ है तो वैसे 20 से 28 पे ले आएँ। सही है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन को आपको खुद को थोड़ा सा देखना चाहिए और इसमें बहुत एब्रप्ट चेंजेस नहीं आने डॉक्टर साहब, चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो हीट वेव कैंप्स हैं वो शहर के 2-3 जगहों पे फिक्स किए हैं, लगाए हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट तो कहीं भी हो सकता है, अब कहीं कोई दूर पेशेंट है मिसाल के तौर पे, तो वो अब कैंप तो नहीं जाएगा फर्स्ट एड लेने के लिए, या वो फेंट हो रहा है या उसको दिल घबरा रहा है उसके लिए। तो क्या आपने अपने हॉस्पिटल में ऐसा कोई सेटअप किया है कि अगर कोई राह चलता भी, अगर किसी को कोई फेंट फील करता है या उसको चक्कर आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर फर्स्ट एड ले सकता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट एड ले सकता है। उसमें सबसे पहले हम पेशेंट की वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी होती है। पेशेंट को देखना है ब्लड प्रेशर में चेंज तो नहीं आ रही, पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, और ये सारी चीज़ें देखी वाइटल मॉनिटरिंग के बाद उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, और अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमारे 24/7 एमरजेंसी डिपार्टमेंट वर्किंग में है। सही है। और एक्सपर्ट ओपिनियन 24/7 अवेलेबल होता है। ठीक है, लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखें अभी जो सीजनल चेंज है, ये एट द एंड ऑफ द डे गर्मी पहले आ गई है, अभी तो अप्रैल खत्म नहीं हुआ, तो मई जून जुलाई अगस्त तो भी बहुत आगे है। तो अल्लाह खैर रखे, देखेंगे आगे क्या होता है, परवरदिगार हमें उसके मुताबिक वैसा बनने की तौफीक दे। लोगों को क्या पैगाम देंगे कि जो हीट स्ट्रोक है इससे बचने के लिए जो इजीली सब कर सके, हमारे दोस्त ये इर्द गिर्द भी बैठे हुए, इनके लिए भी वही मशवरा जो हमारे देखने वालों के लिए मशवरा? इसमें देखें जो बुनियादी टोटके हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, वो ये है कि पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलें, बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं, आपके पास ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ही लेते रहेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। सही है। फिर एक्सट्रीम ऑफ वेदर से आप बचें। बहुत सारे बाइकर हजरात जो हमारे जो धूप में बेचारे, सर भी गर्म होता है, धूप में भाग दौड़ रहे हैं, कभी इधर को लड़के रिमोट पे थे माशाल्लाह, लाखों की तादाद में लड़के काम करते हैं, उनको क्या किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखें स्पेशली इस मौसम में? देखो उसमें हेलमेट जो है ये आपको ज़्यादा जो हीट वेव है उससे बचाता है, हेलमेट पहने। फिर इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आप लॉन्ग रूट पे निकले हुए हैं मोटरसाइकिल पे, आप ज़्यादा डायरेक्टली एक्सपोज हैं, तो फिर आपको दरमियान में ब्रेक ले लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी टोटके हैं जिससे आप गर्मी की शिद्दत का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक होगा, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में थोड़ा डाइट के हवाले से, थोड़ा मेडिकल हवाले से हमने प्रोग्राम में चीज़ें शामिल की कि जो क्लाइमेट चेंज है एंड ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कमरों में तो बंद ठंडे हो जाते हैं या गाड़ियों में तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो गाड़ियों के इंजन की हीट है, जो एसीओं के आउटलेट्स की हीट है, या जो बसें चलती हैं इनके जो इंजन्स की हीट है वो बहुत ज़्यादा कॉज कर रही है जो एनवायरनमेंट चेंज में और गर्मी की शिद्दत को बढ़ाने में और हीट वेव को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। सो आई होप कि वक्त के साथ साथ मौसम में तब्दीलियाँ परवरदिगार रहम करे और थोड़ा ठंडा हो मौसम, ताकि हम एसीओं से ज़रा बाहर निकलें और ये जो हीट में हम ऐड ऑन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कहीं कमी हो। डाइट के हवाले से जो बात की वो यही थी कि आप ऑफ कोर्स पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और जो फूड की बात है चावल भी खाएं, वो भी सेहत के लिए सही है, लेकिन उनको बनाना कैसे है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें इंग्रेडिएंट्स का जो इस्तेमाल है, मसालों का इस्तेमाल है, उसका कम होना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हमने हीट वेव के हवाले से, हीट स्ट्रोक के हवाले से, कुछ डाइट्स के हवाले से, और इस सीज़न में खुद को किस तरह से आपने लेकर के चलना है उस हवाले से प्रोग्राम में चीज़ें शामिल की। मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम आप तक पहुंचेगा और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।